चुका हूँ। साइंस का 2026 का 100 ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं आप। परीक्षा में सारे लड़ने वाले सवाल, ये टोटल सवाल आपके एग्जाम में लड़ेंगे, इसकी फुल गारंटी मेरी है। तो चलते हैं हम लोग अब तैयारी करने के लिए। पहले पूरा वीडियो देखिए, कितना क्वेश्चन आपको याद था जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नए विद्यार्थी तक जरूर शेयर करिएगा। तो जिंदगी बहुत बड़ी है बाबू, इस बड़ी सी जिंदगी में बड़ा काम करना है, और बड़े काम करने के लिए बड़ा संघर्ष करना है, ठीक है ना। तो उसी संघर्ष के लिए सबसे पहला जो होता है ना मैट्रिक बाबू, कैरियर मेकिंग होता है। तो इसी के लिए हम लोग को पहले अपने 10th पर पूरा ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा अपने 10th पे। उसके बाद जाके ही हम लोग जो है नेक्स्ट कुछ तैयारी के लिए कर सकते हैं। पहला हम लोग का पहला पड़ाव है मैट्रिक, और अब टाइम नहीं रह गया है, अब टाइम नहीं रह गया है ज़्यादा बाबू। तो प्लीज थोड़ा जम कर मेहनत करना है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे होता है? वायु प्रदूषण से। किससे होता है बाबू? वायु प्रदूषण से, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? तो कोयला। ये इस बात क्वेश्चन को आपको याद रखना है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है ये सभी हो जाए, कोयला, वन्यजीव, वन, तीनों हो जाएगा। अगला देखिए, किन वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन बचाया जा सकता है? इनमें से सभी का, क्योंकि पानी का, बिजली का, तीनों का हम लोग को बचत करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये अगला हम लोग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जीवधारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? याद रखना है 0.03। कितना है? 0.03। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो ये जैव निम्नीकरण जो गल जाए, चमड़ा तो नहीं गलेगा, ये नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं गलेगा, और रबर भी नहीं गलेगा। हाँ, ये केक, लकड़ी और घास, इसका ये आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बउआ, सबसे खतरनाक सवाल कि BS4 का संबंध किससे है? मोटरसाइकिल नहीं मार दीजिएगा, वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। कितना याद है आप हमको बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन कितनी होती है? O3, यानी इसका फॉर्मूला होगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो देखिए अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? सूखा घास पात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? देखिए DDT का छिड़काव आपने देखा होगा गांव में होते हुए। ये क्या होता है? जैव अनिम्नीकरण, यानी नहीं गलने वाला। निम्नीकरण मतलब हो गया जैव निम्नीकरण, मतलब जो अपघटित हो जाए, जो सड़ जाए, गल जाए। इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? ये मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, ये सब। हम बैक से ले रहे हैं क्वेश्चन, यानी पीछे से उठा रहे हैं विज्ञान में, तब चलेंगे। आगे से नहीं, पछवाड़ से ले रहे हैं क्वेश्चन, तब अगवार की तरफ चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट कौन है? तो कीटनाशक भी हो जाएगा, शीशा भी हो जाएगा, ये सब नहीं गलने वाला है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा डार्विन ने। एक 3 बार पूछा गया एग्जाम में। स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी यूरे के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के वातावरण में इसमें से क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था, ना अमोनिया था, ना मीथेन था, ना हाइड्रोजन था। अगला है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागुणत नहीं होता है? बाल की प्रकृति। ये सब क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए बाबू। याद है तो बोलिए कितना याद है। अगला है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते के आगे वाला पैर, ये दोनों क्या है? समजात अंग है। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर सब कुछ नहीं था। मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? ठीक है, मिलर एवं यूरे के द्वारा इनमें से कौन सा अणु बना था? सभी। अमीनो अम्ल बना था, शर्करा भी बना था, RNA भी बना था। अगला देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग हैं? याद रखिएगा समजात अंग। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? समजात होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत हम लोग को क्या बताता है? यही बताता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास होता है, ये इसमें डार्विन ने बताया था। अब अगला देखिए, किसने बताया कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है? जेबीएस होल्डेन ने, जेबीएस होल्डेन ने बताया था। क्योंकि ये सब पूछता है, जीव आप पूछ देता है। मानव का उद्भव स्थान क्या है? अफ्रीका माना जाता है मानव के उद्भव का। अगला देखिए, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांत के कठोरतम भाग को डेंटाइन नहीं, इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। उसके बाद देखिए अगला, निम्न में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका से, जो कि कहाँ होता है बाबू? तो पत्तियों में होता है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो लाल। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन की, याद रखिएगा। स्टार्च की जो जांचते हैं उसके लिए किसका उपयोग होता है? विलयन, आयोडीन की। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? इसके गुण पे भी करती है, मात्रा पे भी करती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं बताइए आप सब? तो रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन देखिए कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? यह है कृमि रूप परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा होता है। किसका होता है? आहार नाल का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पे? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के ग्राना में। अगला क्वेश्चन है कि दांत की इनेमल का मृदुकरण कैसे हो जाता है? जब हम खाते पीते हैं तो जीवाणु के द्वारा हमारा इनेमल क्या होता है? कमजोर हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु का आकार जो है बढ़ते जाता है। याद रखना है बाबू सारे क्वेश्चन को। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या भैया 1 है, तब ना बनता है 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 12 है तो पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 8, तीसरे वाले घर में 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। KLM करके पढ़े होंगे आप सब। अब देखिए क्या है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 2n²। यहीं पर n की जगह पर मान रखते हैं तो पता चल जाता है, इसका यही सूत्र होता है। अगला है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? हमेशा समान होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह की संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है? समान। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तृतीय वर्ग में पूछ रहा है तत्वों की संख्या कितनी है? तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। अगला देखिए क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? जोड़ दीजिए, 2 8 10 7 17। अगला देखिए, निम्न में कौन उपधातु है? भैया मेरे उपधातु आर्सेनिक हो जाएगा, AS। अगला देखिए बाबू, बोरोन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में रहते हैं? लगभग 13 में होता है, 13 में ही होता है, कंफर्म है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में आप देख लीजिएगा कुछ कुछ तत्व सबका नाम, जो एग्जाम में पूछ देता है कि कितने कौन से आवर्त में है, ये आपको पूछ देगा। 18 गो टोटल होता है ना जी, वर्ग। पोटेशियम की परमाणु संख्या 7 आवर्त 18 वर्ग, याद रखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 19 है तो 2 8 10 10 8 18 18 1 19, तो इसका पोटेशियम के लास्ट में कितना बच जाता है? 1, यानी पहले वाले घर में 2 LMN, तो लास्ट वाले घर में कितना बच जाता है? 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछेंगे, जरूर पूछा जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या, देखिए ये सब पूछ देगा आपको। फ्लोरीन होता है 9 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लोरीन कितना पे होता है? हमने 9 बोला है। अब आप उसको देख लीजिएगा कि 9 पे होता है कि 10 पे होता है कि 19 पे होता है कि 20 पे होता है। अगर आपको एक आध क्वेश्चन डाउट लगे तो उसको प्लीज क्लियर कर दीजिएगा आप लोग। उत्तक संवर्धन में पौधा का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का, क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम परमाणु संख्या आना चाहिए। और कुछ कुछ जो मेन तत्व जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसका आपको परमाणु संख्या हमेशा याद रखना होगा।
उत्तक संवर्धन में पौधा का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? केलस कहते हैं। ये आपकी सीबीएसई बुक में दिया हुआ है। यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है, जो कि यीस्ट पाव रोटी वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है इसको भी क्या कहते हैं? तो मुकुलन कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। अपघंडन निम्न में से किस में होता है? याद रखना है, स्पाइरोगैरा में भी, हाइड्रा में भी, प्लेनेरिया में भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अपखंडन माने जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन, उसी को बोलते हैं अपखंडन। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुष्प के सबसे बाहर में एक पुष्प का पत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? दलपुंज। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? वाह, ये आपको याद रखिएगा, इनमें सभी हो सकते हैं। एक अंडाशय में एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, 3 या 4 भी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है। आलू में जनन कैसे होता है? आलू में जनन कैसे होता है? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा, क्योंकि आलू को काटते हैं और काटते हैं तो कहीं से भी उसमें पेपी छोड़ देता है, इसको क्या कहते हैं? जब किसी के काया से किसी चीज का जन्म हो तो क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन। सीधा बात है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? भैया कलिका कैसे निकलती है? मुकुलन में ही ना निकलती है। फोटो में देखे होंगे बुक में आप सब। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है भैया मेरे? याद रखना है, यीस्ट में। ठीक है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में होता है फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बीजपत्र का क्या कार्य है? बीजपत्र का काम होता है खाद्य को, यानी भोजन को संग्रहित करके रखना। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? भैया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पुंकेसर में। परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, मुकुलन। अगला है एथेनोइक अम्ल का सूत्र इसमें से क्या है? क्लास में ही बताए थे कि एथ है तो सी 2 गो होगा, तो सी 2 गो इसी में है ना, सी 2। देख लीजिए, इसमें सी 1 गो है, इसमें सी 1 गो है, इसमें सी, इसमें भी 2 गो है, लेकिन यहाँ पर है ओइक। ओइक का क्या होता है? OH COOH, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एथेनोइक का? CH3COOH। एथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एथाइल एल्कोहल का क्या हो जाए? C2H5OH। OH हो जाता है एल्कोहल समूह का। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं रहता है? याद रखिएगा, एथीन। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसमें से कौन सा है? शुद्ध एसिटिक अम्ल का नाम क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अगला सवाल देखिए, एथेनॉल और डाई एथिल ईथर किस प्रकार के समावयवी है? क्रियाशील समावयवी कहते हैं इसको। ठीक है, आपको याद करते जाइए भैया मेरे। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करते जाइएगा, टाइम नहीं है बातचीत करने का, पिछले वीक से पढ़ा रहे हैं। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? तो एथेनॉल। एथेनॉल करता है। एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? आपको याद रखना है, टिंचर, आयोडीन होता है, टॉनिक कहा, तीनों के बनाने में इसका उपयोग होगा एथेनॉल का। ठीक है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है बाबू? याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश में गन्ने के रस का किण्वन करने पर क्या बनता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश में गन्ने के रस का किण्वन करने पर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है सब्जेक्टिव में भी। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है भैया मेरे? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? भैया मेरे, मालाचाइट कॉपर धातु का अयस्क है, याद रखिएगा। बॉक्साइट तो याद रहता है, मालाचाइट भी याद रखिएगा। जिंक ब्लेड किस धातु का ऑक्साइड है? तो Zn जिंक का होगा, ये तो जिंक से जिंक हो जाएगा। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% होता है सिनेबार, उसको क्या कहते हैं बाबू? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प बाबू क्या है? तो ZnO को क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं, याद रखिएगा। बॉक्साइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट तो ये आप सबको याद होगा, एल्युमिनियम का है। कैलमाइन निम्नलिखित में किस धातु का? कैलमाइन, कैलामाइन जो होता है वो जिंक का ही होता है, याद रखना है। कैलामाइन किसका होता है? जिंक का।
एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन उठा के लाए। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है बाबू? हाइड्रोजन। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट कॉपर का होता है अयस्क, देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद होगा, हम जानते हैं, इसलिए याद करिए। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? देखिए एल्युमिनियम का ही। बॉक्साइट के बाद क्रायोलाइट भी याद रखिएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर नहीं, एनोड पर। विद्युत अपघटन में कैथोड, एनोड पर याद रखिए। ऑक्जेगली अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हम लेके यहाँ क्या है? टमाटर, जो भी बाजार में महंगा मिल रहा है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? सूचक माने जो हमें बताए, अच्छा सर प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी अम्ल और क्षार के बारे में बता देती है। साबुन लगाइएगा ना तो पता चल जाएगा, लाल हो जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? लाल को जब भी नीला करेगा तो क्षार होगा, नीला को लाल करेगा तो 7 से अधिक इसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ही लोग सोचिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीला को लाल कर देता है, तो लाल को नीला करता है तो उसको अम्ल कहते हैं या क्षार कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग पे छोड़ देते हैं। अम्ल कहते हैं कि क्षार कहते हैं? अगर क्षार कहेंगे तो 7 से अधिक होगा, अगर अम्ल कहेंगे तो 7 से कम होगा। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में। निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्षारक पूछ रहा है, अम्ल नहीं। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित से कौन सा चीज उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, H+ आयन देता है कौन? तो अम्ल। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻³ जूल। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा शक्ति की। किसकी इकाई है? शक्ति की। अगला देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस उसको बोलते हैं। कौन सी गैस होती है? निष्क्रिय गैस। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो उस बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बताए थे एक दिन कि आराम से क्या करना है, 100 को ऊपर रखिएगा, 250 को नीचे, भाग लगा के देखिएगा 0.4 आएगा। ठीक है। अगला देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इसमें से किस में नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं, क्योंकि ताप हीटर में चाहिए, इस्त्री में चाहिए, बल्ब में होता है ताप, टेम्परेचर। इसमें कहाँ होता है पंखा? पंखा तो नाचता है। विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट, 100 वाट। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? ये आपको निकालना है। ये आपको सवाल बनाने वाला सवाल है। वैसे इसको एक बार इसे ऊपर नीचे लिख के देख लीजिएगा कितना होता है। अब यहाँ पे इसके फिलामेंट का पूछ रहा, 10/22 हो गया, गुने 11 कर दीजिए, 11 दहीन 100, 10/22। इसका आंसर जो है ऐसे तो नहीं बन पाएगा ये। इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? तो इसके लिए हम लोगों को इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि क्या है कि एक विद्युत रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट। अब उसमें कितना धारा प्रवाहित किया ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे इसका आंसर तो हम तभी बनेगा जब इसको हम बनाएंगे। तो इसका आंसर हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे फॉर्मूला के साथ बना करके। ठीक है, चलते हैं, क्योंकि अब बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं पहले आगे। और अगर इसमें से कोई तेज बच्चे होंगे तो हमको उसका आंसर बताइएगा। देखिए W बराबर क्या होता है? V × I × T। ठीक है ना। I माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। I माने इलेक्ट्रॉन नहीं बाबू। देखिए V माने हो गया वोल्ट, I माने हो गया धारा, T माने क्या हो गया? समय। तो W बराबर क्या होता है? V × I × T। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर 1 कूलम आवेश को, देखिए 6 वोल्ट है तो 6 जूल होगा, सीधा बात। 12 वोल्ट तो 12 जूल। इसको एकदम याद रखना है। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? अभी तो बताए हैं। H बराबर भी क्या होगा? V × I × T। याद रखना है, V × I × T। अगला याद रहेगा, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? बाबू इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है क्योंकि जल के कण द्वारा जब व्हाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो इसलिए इंद्रधनुष 7 रंगों में हमें दिखती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल। और अगला है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, किस में होता है? तो प्रिज्म में होता है। अब देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस प्रकार की परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। यानी आकाश का नीला रंग क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
अगला देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 nm करके होता है, ठीक है। अगला है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों में होते हैं, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? जब 7 रंग बढ़ता है स्पेक्ट्रम में तो उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी विक्षेपण कहते हैं। कांच का वर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैगनी रंग के लिए इसका जो है वर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कांच का वर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? याद रखिएगा, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, बैगनी के लिए अधिकतम होता है। अगला देखिए, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त करता है। यदि दूसरा प्रिज्म के 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पे जा रहा है, 7 रंग में बट रहा है, फिर उसको दूसरे से गुजारिएगा तो फिर उजला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि व्हाइट को गुजार रहे हैं तो 7 रंग बन रहा है, फिर 7 रंग को गुजारिएगा तो उजला बन जाएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश को पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बेड को क्या कहेंगे? भाई स्पेक्ट्रम कहेंगे, उसी को तो कहते हैं 7 रंगों का बेड। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देती हैं क्योंकि यह परावर्तित करती है किसको? हरे वर्ण को ही परावर्तित करती है। अगला है, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका ये काम करता है, सिकुड़ने का और फैलाने का काम किसका होता है? परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो उत्तल दर्पण। उस पेशी डायफ्राम को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आंख की पुतली जो होती है वो परिवर्ती द्वारक की तरह होती है जो बंद और खुलती रहती है। नेत्र के द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। 107 में है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। याद रखिएगा, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। हमारे 2 आंखें सिर पर स्थित हैं, अतः हमें वस्तु दिखती है कैसी? त्रिविमीय दिखती है। और उसके नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास याद रखना है 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला देखिए, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है कैसी? बड़ी, छोटी? तो छोटी बन जाएगा, क्योंकि जब आंख में इसे नहीं करने लगते हैं, इसे आंख धूप लगता है तो छोटी हो जाएगी। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रकाश सुग्राही। तभी 111 पढ़े हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम खाली फिजिक्स का आपको नहीं बताए हैं, जो हम आपको कमेंट में बता देते हैं। और दूसरी बात, उस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि थोड़ा सा वोल्ट भी देना चाहिए, तो वो हम बता देंगे आपको। बाकी जो भी प्रश्न पढ़े इसमें कोई उत्तर आपको अगर डाउट लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, हम नए हैं यूट्यूब पर, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। आप लोग मुझे सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। क्लास में तो हम अच्छे से पढ़ा लेते हैं, यूट्यूब पर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाएं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और नए छात्रों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।